हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। बस भीड़ से एकदम खचाखच भरी हुई थी। पैसेंजर एक दूसरे के बदन से एकदम सटे हुए थे। किसी को भी हिलने की जगह नहीं थी। सरला भी उस भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी सहेली ने उसे बुलाया था। पति घर न होने की वजह से वो आज अपनी सहेली के पास जाने निकली थी। जब भी उसे या उसकी सहेली को ऐसा वक्त मिलता तो वो एक दूसरे के घर एक रात आती जाती थी, जिससे उनका वक्त पास हो जाता। सहेली ने नया फ्लैट लिया था और आज पहली बार वो अपनी सहेली के नए घर जा रही थी। दिखने में सरला बेहद खूबसूरत थी। आज 35 साल की होने के बावजूद भी और शादी के 15 साल होने के बाद भी वो एकदम 22 की लग रही थी। आम तौर पर इस उम्र में औरतें शादी और बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती हैं, पर सरला ने अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखा हुआ था। ज़रा भी चढ़ने नहीं दी थी अपने शरीर पर। कंधों तक बाल, टाइट कसी हुई साड़ी या चूड़ीदार शलवार कमीज़ और हल्का सा मेकअप उसे भीड़ में अलग दिखाता था। सरला के जिस्म का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसके शरीर। जब वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर चलती तो उसकी कमर किसी मोरनी की तरह ठुमकती थी। टाइट शरीर होने से ठुमकने में एक मदहोशी थी। टाइट साड़ी या कसी हुई चूड़ीदार शलवार और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से उसके शरीर और नज़र में भरती। आज सरला ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज और सिर्फ मोतियों की माला थी। पैरों में ब्लैक कलर के 4 इंच ऊंची एड़ी के सैंडल थे। भीड़ की वजह से पसीना टपक रहा था और वो कॉटन की साड़ी पसीने से कमर और पेट पर चिपकी हुई थी। सिटी बस में एक ही लाइट जल रही थी। उस भीड़ में बाकी मर्दों में पंकज भी था और इत्तेफाक से वो एकदम सरला के पीछे खड़ा था। पंकज एक 21 साल का मर्द था। भीड़ में छेड़छाड़ करने का उसका कोई इरादा न था, पर बार बार पीछे के धक्का मुक्की से वो आगे वाली औरत से टकरा जाता था। उस औरत ने जब एक दो बार मुड़ के जरा नाराजगी से उसे देखा तो उसने सोचा कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा तो भी ये औरत क्यों बिगड़ रही है मुझ पे। वो उस औरत को पीछे से देखने लगा। उस औरत को देख के उसके शरीर में हलचल होने लगी। पंकज ने सोचा कि कुछ किया नहीं तो भी ये औरत नाराजगी दिखा रही है, तो कुछ करके इसकी नाराजगी लेना अच्छा है। यही सोचते हुए पंकज ने पीछे खड़े होते हुए हल्के से उस औरत को बोला, उफ, कितनी भीड़ और गर्मी है, कितने लोग भरे हैं बस के अंदर, और ये बस भी कितनी धीरे धीरे चल रही है। इस बार गुस्सा होने के बजाय सरला को लगा जैसे उसकी ही गलती है और वो थोड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, भीड़ की वजह से मैंने आपको गुस्से में देखा। उस औरत की बात सुनकर पंकज ने भी कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर खड़े रहने तक की जगह नहीं है इस भीड़ में। इतने में पीछे से भीड़ ने फिर धक्का मुक्का किया और पंकज पीछे से सरला से पूरा चिपक गया। पंकज भीड़ को पीछे धक्का मुक्की देते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन क्या करूं, पीछे से इतनी भीड़ का धक्का मुक्का हो रहा है और आपसे टकरा जाता हूं। आई एम सॉरी। सरला समझी कि पंकज सच कह रहा है, इसलिए वो भी बेबस होकर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोली। पंकज बोला, कितनी आबादी बढ़ गई है देश की, ठीक से सफ़र भी नहीं कर सकते। न जाने लोगों को इतने बच्चे पैदा करने का वक्त कैसे मिलता है। अपने ऊपर से उस आदमी का हाथ देखकर सरला को बुरा तो लगा था। उस मर्द का हाथ हटाने की उसके पास जगह भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा आगे होते हुए हल्की आवाज़ में बोली, देश की आबादी और लोग क्या क्या करते हैं ये जाने दो आप थोड़ा पीछे खड़े रहो। अब पंकज पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी थोड़ा आगे खिसकते हुए बोला, अरे आंटी जी, कैसे पीछे जाऊं, देखो पीछे कितनी भीड़ है। आप तो सिर्फ पीछे से दबी हुई हो, मैं तो आगे आपसे और पीछे भीड़ से दबा हुआ हूँ। बोलो क्या करूँ। सरला पीछे होकर थोड़ा उस आदमी के नज़दीक आकर उसके पैर पे अपना ऊंची एड़ी का सैंडल रखकर बोली, अपना हाथ हटाओ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। पंकज बोला,
यार सबको क्या इसी बस से आना था। आंटी सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है पर क्या करूं। फिर हल्की आवाज़ में सरला के कान के पास आकर पंकज बोला, अरे भीड़ है तो ये सब चलता है। उस आदमी की बात से सरला समझ गई कि ये भीड़ का पूरा फ़ायदा लेने वाला है और अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए जैसे तैसे करके अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हुए वो बोली, कबीर मोहल्ला और कितनी दूर है पता नहीं। ये बस भी कैसे धीरे चल रही है। इससे तो अच्छा होता कि मैं रिक्शा ले लेती, तो इस भीड़ से कम मेरा पीछा छूटता। पंकज ने सोचा कि इज्जत की वजह से ये औरत कुछ नहीं बोल सकेगी। पंकज बोला, कबीर मोहल्ला अब 20 मिनट में आएगा। आंटी आपका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो गांधीनगर जाना है। आपके स्टॉप से 30 मिनट और आगे। आपके उतरने के बाद मुझे आधा घंटा इस भीड़ में आपके बगैर गुजारना पड़ेगा। सरला को भी पूरा एहसास हो गया कि वो आदमी इस भीड़ का फ़ायदा उठा रहा है और वो कुछ नहीं कह सकती। बेबस होकर अब कोई विरोध किए बिना अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए बोली, वैसे ये कबीर मोहल्ला इलाका कैसा है? वहाँ से मुझे जामिया नगर जाना है। पंकज बोला, मोहल्ला तो अच्छा है लेकिन लोग बेकार हैं, ज़रा संभल कर जाना। बहुत गुंडे रहते हैं वहाँ पर। आंटियों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। आपको रिक्शे से ही जाना ठीक था। आंटी तुम आराम से खड़ी रहो, पीछे भीड़ बढ़ भी गई तो तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा। सरला के पास अब आगे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो अब पंकज की हरकतों का कोई विरोध नहीं कर रही थी, पर वो एक बात का ख्याल रख रही थी कि कोई ये देखे नहीं। सरला बोली, जामिया नगर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? आप मुझे पहुंचाएंगे वहां पर? आप साथ रहेंगे तो वो गुंडे मुझे तंग भी नहीं करेंगे। इशारे से सरला पंकज को अपने साथ आने के लिए बोल रही थी। ये पंकज समझ गया कि सरला के पल्लू ओढ़ने से ये भी समझ गया कि ये औरत प्यार चाहती है। वो समझा कि इसको अच्छा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रही है, देखते हैं कब तक विरोध नहीं करती। पंकज बोला, दूसरा रास्ता बड़ा दूर का है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा जामिया नगर। मैं मर्द हूँ, मेरे साथ कबीर मोहल्ले से आओगी तो कोई नहीं छेड़ेगा तुमको। तुम्हारे लिए इतना तो ज़रूर करूँगा मैं। सरला पंकज से बोली, शुक्रिया पंकज, पर तेरा इरादा क्या है? भीड़ का इतना भी फ़ायदा लेने का? ऐसे में कुछ बोलती नहीं, इसलिए ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। इरादा क्या है बता तो सही। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो आंटी जी, अब तुम लग ही रही हो इतनी अच्छी की मुझसे रहा ना गया। पंकज को देखते हुए उसने कहा, छोड़ो उसे, जहाँ जितना करना है उतना ही करना। तुम लोगों की यही तकलीफ है, थोड़ी ढील दी कि पूरा हाथ पकड़ लेते हो। ये लो मेरा स्टैंड आया, तुम चलते हो क्या मेरे साथ? मुझे जामिया नगर छोड़ने पंकज? पंकज सरला के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे साथ आऊँगा आंटी, लेकिन मेरे वक्त की क्या कीमत दोगी? पंकज ने सरला का हाथ कुछ ऐसे पकड़ा, वो अब चाहने लगी थी कि इस मर्द के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। वो भी तैयार हो गई थी। मुस्कुराकर वो बोली, अरे पहले बस से उतर तो सही, मुझे ठीक से पहुंचा तो अच्छी कीमत दूंगी तेरे वक्त की। देख बस रुकेगी अब, मैं उतर रही हूँ। तुझे कुछ चाहिए इससे ज़्यादा तो तू भी उतर जा नीचे मेरे साथ। सरला का बस स्टॉप आया और वो झट से आगे जाकर बस से उतरने लगी। सरला का जवाब सुनकर पंकज खुश होकर उसके पीछे उतरा और ज़रा आगे तक दोनों साथ साथ चलने लगे। पंकज सरला को लेकर चलने लगा। आगे काफ़ी सुनसान गली में पूरा अंधेरा था। पंकज सरला से बोला, जामिया नगर में इतनी रात क्या काम है आंटी? किसको मिलने जा रही हो तुम इतनी रात को? घबराते हुए सरला पंकज से बोली। पंकज हाथ हटा यहाँ से, पता नहीं चलता यहाँ रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं। मैं जामिया नगर अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, पंकज ने कहा। सरला, जैसा अच्छा तेरा नाम है वैसा अच्छा तेरा रूप है। सुनो आंटी, इस अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता, वैसे भी इस वक्त कोई भी आता जाता नहीं यहाँ पर, इसलिए तो डरना नहीं बिल्कुल। पंकज बोला, इस वक्त सहेली के घर पर ऐसा क्या काम निकल आया तुम्हारा? किसी के देखने के डर से सरला जल्दी जल्दी पंकज के आगे चलते हुए सड़क से ज़रा उतरकर सुनसान जगह में
एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही पंकज उसके सामने आया तब वो बोली, ओहो, तुम क्या कर रहे थे सड़क पर? ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आज मेरी सहेली ने मुझे उसके नए घर पर बुलाया था, इसलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। पंकज बोला, यहाँ कौन देखने आता है कि कौन मर्द कौन सी औरत के साथ क्या कर रहा है? अब वैसे भी कोई हमें देखे तो क्या होगा, वो भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? या तो ये सोचेगा कि हम मियाँ बीवी हैं और घर में मस्ती करने को नहीं मिलती, इसलिए यहाँ आए हैं। सरला अब कोई भी एतराज़ किए बिना पंकज से बोली, हाय रब्बा, कितना बेशरम है तू। बाप रे, कैसी कैसी बातें करता है। मैं उम्र में तुझसे 15-20 साल बड़ी हूँ। वैसे भी हम मियाँ बीवी तो बच्चों के सोने के बाद ही करते हैं ये सब बोलने के बाद सरला ने मोबाइल से अपनी सहेली को फ़ोन करके बताया कि वो किसी काम में फंस चुकी है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन वो आएगी ज़रूर। फ़ोन पर हुई सरला की बात सुनकर पंकज खुश हो गया और बोला, ये अच्छा किया आंटी तुमने कि सहेली से कहा कि मुझे देर होने वाली है। पंकज, तू पहला मर्द नहीं जो मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ा है। पिछले कई सालों में तू वो पहला मर्द है जिसे मैंने पूरी लिफ्ट दी है। शादी से पहले मैंने कई लड़कों से प्यार किया है, पर पंकज, इतनी भी गाली मत दे मेरे पति को और उसे इतना भी निकम्मा मत समझ। मेरी दोनों बेटियों का बाप मेरा पति ही है। दोस्तों, क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रात का वक्त था। अचानक मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो दादाजी से कह रही थी कि तुम्हारे इस रात के काम की वजह से मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रोज़ रोज़ इस तकलीफ़ से मैं पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, फिर भी तुमसे ये रोज़ कैसे हो जाता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। उन दोनों की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आज मैं 15 साल की हो गई हूँ और मेरा नाम संजना है और मैं एक गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में पानी और बिजली की बहुत समस्या है, इसलिए गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने काम ख़त्म करके खाना खाकर सो जाते हैं। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। हमारे घर में मैं, मेरी माँ और मेरे दादाजी रहते हैं। हम खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। माँ और दादाजी दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और अनाज उगाते थे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह सुकून से चल रही थी। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए माँ और दादाजी मुझे खेत में काम करने नहीं जाने देते थे। माँ का कहना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ी हो और हमारे गांव का नाम रोशन कर, एक बड़ी अफसर बन। मुझे भी माँ का सजाया हुआ सपना पूरा करना था और उसके लिए मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। दादाजी अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारे थे। शाम को वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ और किस्से सुनाते थे, लेकिन उनका एक सच अब मेरे सामने आने वाला था, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक दिन रात को लगभग 10 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माँ और दादाजी कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन हमारे गांव में तो सभी लोग अंधेरा होते ही सोने चले जाते हैं। फिर इतनी रात को दादाजी और माँ कहाँ जा रहे थे? उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इन्हीं विचारों में मैं कब फिर से सो गई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो माँ और दादाजी घर में ही थे। माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसकी साड़ी काफ़ी गंदी और ख़राब हो गई थी। मुझे उठने का एहसास तो था, लेकिन मैं भी बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। माँ को ये पता नहीं था कि मैं जाग चुकी हूँ। तभी मैंने माँ की आवाज़ सुनी। माँ दादाजी से कह रही थी कि आपके इस रात के काम से मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज़ के इस झंझट से मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। आपकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आपसे ये रोज़ कैसे हो जाता है? ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे उन दिनों में भी आप मुझे आराम नहीं करने देते। माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया दूँ।
क्योंकि माँ की बात मुझे आधी अधूरी समझ में आई थी, लेकिन इतना तो तय था कि माँ किसी परेशानी में है। मैं उठकर माँ के पास आ गई और कहा, माँ मुझे स्कूल जाना है, मेरा टिफ़िन बना दो, मैं नहाकर आती हूँ। माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। यकीनन रात में माँ के साथ कुछ हुआ था। मैं तैयार होकर स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल में भी मेरे मन में वही बात चल रही थी कि माँ को आखिर ऐसा क्या हुआ और दादाजी ऐसा क्या करते हैं कि माँ को रात में बाहर ले जाते हैं। लेकिन रात में जब मैंने देखा था तो माँ दादाजी के साथ जा रही थी और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि दादाजी उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जा रहे हैं। माँ भी सहमत थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। स्कूल छूटते ही मैं घर आई। माँ और दादाजी अभी अभी खेत से घर खाना खाने आए थे। उस रात भी मैंने माँ और दादाजी को बाहर जाते हुए देखा था। अगले दिन सुबह भी माँ की वही हालत थी। रात को बाहर जाकर माँ और दादाजी आखिर ऐसा क्या करते हैं, यही बड़ा सवाल मेरे सामने था। माँ रोज़ की तरह दादाजी को डांट रही थी। माँ कह रही थी कि अब ये सब बस करो, रोज़ रात को तुम मुझे बहुत थका देते हो, ढंग से नींद भी नहीं आती। सुबह उठकर घर में काम करो, सबका ध्यान रखो, खेत में मेहनत करो, और कितना मुझे थकाओगे। माँ की बातें सुनकर मुझे भी उसका दर्द समझ में आ रहा था। मैं झट से उठकर माँ के पास आ गई और उससे पूछा, माँ आपको क्या हुआ है, मैं कुछ मदद करूँ क्या? तुम दादाजी को रोज़ क्या कहती रहती हो? माँ गुस्से में बोली, तुझे समझ नहीं आएगा, तू अभी छोटी है, तू अपना काम कर, तेरा टिफ़िन तैयार है। माँ ने मुझे ढंग से जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे जानना था कि माँ को परेशानी किस बात की हो रही है, और इस परेशानी के पीछे ज़रूर ये रात को बाहर जाने की ही वजह हो सकती है। ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन माँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। और रात को इनके पीछे जाऊं तो जाऊं कैसे? मुझे तो इन विचारों से ही डर लग रहा था। आज का दिन भी वैसे ही बीत गया। मैं स्कूल से घर आई। माँ और दादाजी भी शाम को खेत से घर आए। फिर सुबह से माँ की तकरार फिर से शुरू हो गई। माँ कह रही थी, कभी तो मुझे आराम करने दो। रात को हम ऐसे संजना को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अगर उसने देख लिया तो। और ऐसी जवान लड़की का रात में घर पर अकेले रहना ठीक नहीं है। मुझे आज रात आराम चाहिए। तुम्हारी रोज़ की इन बातों की वजह से मैं रात में नहीं आ पाऊंगी। मेरी भी अपनी मजबूरी है, क्या करूं? माँ की रोज़ की शिकायतें सुनकर मेरे मन में रात को लेकर और भी रहस्य बढ़ता जा रहा था। आज मैंने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। मैंने माँ से पूछा, माँ तुम इतनी थकी हुई कैसे रहती हो? माँ ने कहा, मैंने तुझे बताया ना, तुझे नहीं समझ आएगा, बार बार मुझसे मत पूछ। माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा पूछा, माँ मुझे कुछ बातें पता चल गई हैं, इसलिए अब मुझे बता भी दो कि रात में ऐसा क्या काम होता है जिससे तुम इतनी थक जाती हो। माँ ने मेरे ये शब्द सुनते ही चौंक गई और हड़बड़ाने लगी। कुछ बातें पता चल गई हैं का क्या मतलब? माँ मुझसे डरते हुए पूछने लगी। उसने एक नज़र दादाजी की ओर डाली और दादाजी ने भी सर हिलाकर मना कर दिया। माँ ने कहा, संजना बेटा, कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे बताओगी? मुझे लगा कि थोड़ा पूछते ही वो सब कुछ बता देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा, आपको क्या और कैसी तकलीफ़ हो रही है, वो पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। माँ को लगा कि मैं उसका मजाक कर रही हूँ, इसलिए वो मुझ पर और भी ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में मुझसे बोली, तुम्हें मैंने बताया ना कि ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, तुम्हें इतना ही जानने की इच्छा है ना, तो आज रात तुम दादाजी के साथ जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ़ क्या होती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तो आज ही जाओ और कल सुबह मुझसे मिलना। इतना कहकर माँ गुस्से में तमतमाते हुए घर से बाहर चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जो वो रोज़ तजुर्बा लेती थी, मुझे भी अब उसका तजुर्बा लेना था। मुझे अब माँ की जगह दादाजी के साथ जाना था। दादाजी ने मुझे वैसे ही समय पर उठाया और तैयारी करने को कहा। मैंने जल्दी से सब कुछ निपटाया और दादाजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी हो गई थी। रात के 10 बजे हम घर से बाहर निकले। बाहर बहुत अंधेरा था।
दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पीछे पीछे चलती रहो, पैर का कोई भी आवाज़ मत करना। तब मैंने कहा, लेकिन दादाजी हम आवाज़ मत करो, जितना कहा उतना ही करो। दादाजी का ऐसा रूप देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हम चल रहे थे तभी दादाजी ने मेरा हाथ को और जोर से पकड़ लिया। हम चलते चलते अपने खेत में पहुंच गए। घर से कुछ ही दूरी पर हमारा खेत था। दादाजी मुझे खेत में लेकर गए और बोले, तुझे जानना था ना कि तेरी माँ और मैं रात में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चल आज मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन ये तेरा पहला अनुभव होगा, इसलिए बिल्कुल मत डरना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। दादाजी ने ऊपर की ओर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो खेत में एक ऊंचाई पर घर जैसा कुछ था। वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। दादाजी बोले, चल सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दे। मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया और मेरे पीछे दादाजी भी चढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंच गए। वहां एक पानी का घड़ा रखा हुआ था और बैठने की जगह भी थी। दादाजी ने कहा, ये टॉर्च पकड़ और मैं जो कुछ कहूँगा तुझे वही करना है। उन्होंने मुझे टॉर्च दी और खेत में इधर उधर देखने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दादाजी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, बिल्कुल आवाज़ मत करना। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे बिना आवाज़ किए करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दादाजी ने मुझे उनकी ओर पीठ करके बैठने को कहा और बोले, खेत में एक बार नज़र डाल और देख, तुझे कुछ महसूस होता है तो मुझे बता देना। मैंने अपनी नज़र से खेत में देखना शुरू किया और अगले ही पल मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अचानक चौंक गई। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी खेत में कुछ दौड़ रहा है। दादाजी बोले, धीरे बोल, और उन्होंने टॉर्च को खेत में फेंक दिया और उनके पास जो लकड़ी थी उससे ज़ोर से आवाज़ की। जैसे ही वो तेज़ आवाज़ हुई, खेत में हरकत शुरू हो गई और एक जानवर तेज़ दौड़ते हुए खेत से बाहर चला गया। मैंने ये सब पहली बार देखा था। रात का समय, चांद, सितारे और वो शांत माहौल मुझे एक अलग ही अनुभव दे रहा था। थोड़ी देर बाद खेत में फिर से हलचल महसूस हुई। दादाजी ने फिर से उन जानवरों को भगा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ और मैं बहुत मेहनत और खेती करते हैं। रात के समय जंगल से जानवर आते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए रात के समय हमें बारी बारी से जागकर खेत की रखवाली करनी पड़ती है। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ रात में खेत में आते हैं, लेकिन रोज़ की थकान से तुम्हारी माँ परेशान हो चुकी है और तुम्हें भी स्कूल जाना होता है। इसी वजह से तुम्हारी माँ का तनाव बढ़ गया है। दादाजी के अपने परिवार के प्रति चिंता देखकर मेरा दिल भर आया था, लेकिन खेत की रखवाली करना मेरे लिए नया था और इसमें मुझे मज़ा भी आने लगा था। पूरी रात दादाजी और मैंने खेत की रखवाली की। दादाजी भी अपने जीवन के अनुभव मुझे बड़े ही दिलचस्प तरीके से सुनाते रहे। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह जब घर पहुंची तो मैंने माँ से कहा कि अब मैं रोज़ दादाजी के साथ जाऊंगी, तुम आराम करो। और इस तरह जो काम माँ मजबूरी में करती थी वो मैं खुशी खुशी से करने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई थी और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजना उस समय 16 साल की थी और मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। उस दिन वो अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा, क्या संजना आपके घर आपके पास रुक सकती है? बारिश के कारण इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक भी साफ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। हालांकि मुझे पता था कि मम्मी घर पर नहीं हैं, वो शादी में गई हुई थी। मुझ पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। मैं संजना को देखकर थोड़ा असहज था, पर उसे यकीन दिलाया कि वो चिंता ना करे। वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं उसे बताने से बच रहा था कि मम्मी घर पर नहीं हैं। संजना के पापा ने दोबारा फ़ोन किया तो उसने उनसे झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं। उसने कहा, आप चिंता ना करें, सुबह जब रास्ता साफ हो जाएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी।
संजना को रात में मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरती तो उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर देती। संजना घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसे अपने भाई के कपड़े दे दिए और कहा, तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वो कपड़े बदलकर मेरे रूम से बाहर आई तो उसका लंबा कद और आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो मुझे एक टुक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि वो कैसी लग रही है। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ देख रही है और मैं उसकी तारीफ में खुला मुंह लिए उसे देख रहा था। अचानक मैं चौंक कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, संजना, तुम दाल खाती हो या नहीं? मैं तड़का लगा रहा हूँ। दाल और रोटी तैयार करते समय मेरा ध्यान कहीं और था। तभी संजना ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, अरे सर, आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। उसने चाकू मेरे हाथ से लिया और उसके छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाते खाते बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि संजना सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बातूनी भी है, वरना पहले तो वो आती, पढ़ती और चली जाती थी। हमने काफ़ी बातें की और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बाहर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो जैसे तूफान आया हो, लेकिन मेरे भीतर उठने वाला तूफान उससे कम नहीं था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार संजना की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दरवाजे पर खटखने की आवाज़ आई। मुझे पता था ये संजना ही है, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही संजना मुझसे कहने लगी, सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने संजना को बिस्तर पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा और वो एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से संजना उस नाइट ड्रेस में कुछ इस तरह लेटी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता ही रहूं। बाहर अचानक बिजली कड़की, जिससे वो डरकर संजना की आंखें खुल गईं। वो दोबारा से बिजली कड़कने से डरकर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, संजना, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर, मुझे बिजली की कड़क से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसे अपने कंबल में छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से लगाकर रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हुई हैं। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वो मेरे सीने को देख रही थी। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से मुझे और ज़ोर से पकड़ लिया। अब मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। मैं उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और, संजना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिए और मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी गर्म सांसें मुझे और भी बेचैन कर रही थीं। ठंडी रातों में बाहर का मौसम भी बहुत ठिठुरन भरा था, लेकिन अंदर जैसे आग सी लगी हुई थी। अब मुझसे और भी सब्र नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ अब तेजी से मेरे और संजना के बीच की हर बाधा को हटाने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे पति पत्नी होते हैं। संजना को अधिक जोर देने पर उसकी चीख निकल गई तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे लगा संजना भी इसमें पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आ रहा है, तो मैं अपनी मनमर्जी से करने लगा। संजना इस अवस्था में बोली, सर, आप मुझे पहले से ही पसंद हैं,
पर डर और संकोच के कारण कभी बता नहीं पाई। उसकी ये बातें मुझे और भी व्याकुल कर रही थीं। इसके बाद संजना कुछ नहीं बोल सकी और बस मेरी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। कुछ देर बाद उसकी हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वो शांत हो गई और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद की चरम सीमा पर पहुंच गया। मुझे ज़िंदगी का असली मतलब यही लगा। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद हम वापस कंबल में चले गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और चला गया। हम सोते फिर जागते, फिर सोते फिर जागते और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। संजना भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी और उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके पिता उसको लेने आ गए। उसके पिता बिना कुछ कहे चले गए और फिर कभी नहीं आए। मैं संजना से मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वो 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया और पता चला कि वो पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो बता देती। मुझे क्यों आगे बढ़ने दिया? मैं उदास हो गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है। पास जाकर देखा तो वो संजना थी। उसने हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और संजना के पास गया। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, सर आप यहाँ? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, संजना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो मुझे बता सकती थी। ऐसे अचानक जाने की क्या ज़रूरत थी? संजना ने धीरे से कहा, सर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपसे प्यार करती थी और जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो तुम क्यों भाग गईं? संजना ने कहा, उस वक्त मैं ये सब स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे डर था कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसी डर से मैं वहाँ से चली गई। लेकिन घर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैंने जल्दी से पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? संजना ने नज़रें नीची कर लीं और चुप रही। मैं समझ गया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शादी की बात करूँगा। अब बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। संजना ने कहा, सर मैंने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है। मैं बस आपसे मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपसे मिल लूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बरसों की मेहनत और इंतज़ार का फल आज मेरे सामने था। 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ संजना का रिश्ता लेकर उसके घर पहुँच गए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। जब उन्होंने सुना कि मैं सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। 1 महीने बाद संजना मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहाँ हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। आज मेरे पास अधिकार था कि मैं संजना को पत्नी का सुख दे सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी मेरी और मेरे पापा की सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम निशा है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे घर पर हम 3 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज़ों से पाला है। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है और जब मैं 19 साल की थी तब मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे थे। उनकी उम्र अभी 45 साल है। वो बिल्कुल लड़कों जैसे ही लगते थे। मेरी मम्मी की उम्र 40 साल की है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। वो एक सिंपल और साधारण सी महिला हैं,
जो अपना ज़्यादातर समय किचन में और पूजा पाठ में ही निकाल दिया करती थीं। जब मेरे दादा और दादी थे तब वो अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थीं और वो पापा को ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पाती थीं। आपको बता दूं कि मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं और किसी भी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं थी। खैर ये बात तब की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल 22 से 23 साल की लगती थी, क्योंकि मेरा शरीर एकदम गठीला और भरा हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। स्कूल में हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। एक रात की बात है, जब हम लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे के ही पास था। तभी मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को ऐसे लड़ते हुए उनकी आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं बिना देरी किए अपने बेड से उठी और उनके दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। वो खिड़की बहुत पुरानी थी, उसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद थे, जिसमें हम अंदर का नज़ारा देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने लगी, तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थीं। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदल कर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। दोस्तों, वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत देर तक उस खिड़की से देखती रही, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने बेड पर वापस आई और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी पापा को अजीब सी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बात मेरे मन में अभी तक चल रही थी। उनकी बातों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मेरे मम्मी मुझे बोली, क्या हुआ निशा, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने कॉलेज चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे। फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी माँ ने नाश्ता मुझे दिया और कहा कि लो, खाकर तुम भी आराम कर लो। मैंने नाश्ता किया और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी नाश्ता करके अपने रूम में सोने के लिए चली गईं। फिर मैं अपने रूम में लगी खिड़की, जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी, उससे झांक कर देखने लगी, तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थीं, लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थीं। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी थी। जब रात हुई तो पापा घर पर आए। फिर से वही बातें मेरे मन में चलने लगी। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पापा ने मुझे खाना खाते टाइम पूछा था, निशा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त रात वाली बात निकल गई कि पापा, आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा हैरानी के साथ बोले, क्या? मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे ये बात कैसे पता चली। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मैंने मुंह से ये क्या निकाल दिया।
फिर मैंने बात को पलटा और कहा, वो मेरे कमरे में रात को आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पापा ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस ऐसे ही। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मम्मी पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसीलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। घर में हमारी बेटी भी रहती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा कल वाली बात पर फिर से जिद करने लगे। फिर मम्मी ने तुरंत मना कर दिया तो फिर से मेरे कमरे में आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि अभी मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मैं आज इस खिड़की से देखूंगी कि आखिर क्या होता है। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो फिर मैं खिड़की पर जाकर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो काम करने के लिए जिद कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। वो जब मुझे कॉलेज छोड़ने आए तो वो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। मैंने पापा से पूछ ही लिया, क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, पापा बताइए क्या परेशानी है आपको? पापा ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी वाली चॉकलेट दिलवाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ड्रेस भी दिलवा देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब इस सच्चाई का पता चला तब मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े दिलाए थे और चॉकलेट भी दिलवाई थी। मैंने कहा, आप कुछ परेशान थे पापा? पापा ने कहा, हाँ बेटा, वो मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज़ में मेरा साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती और दिन रात पूजा पाठ में और किचन में ही बिजी रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। तभी मैं बोली, पापा बताइए अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो। उन्होंने कहा, बेटी इसीलिए तो बता रहा हूं। मैंने कहा, जी पापा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। उन्होंने कहा, तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो मेरी बात मान ले। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं माँ को समझा दूंगी। फिर हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद मैंने माँ से बात की और माँ से कहा कि वो पापा की बात मान ले। माँ ने कहा, तुझे नहीं पता, तेरे पापा तो फालतू की बात करते हैं। मैंने कहा, माँ ठीक है, वो हम सबका ध्यान भी तो रखते हैं ना, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है मैं देख लूँगी। मैं माँ से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर पापा भी आज जल्दी घर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में चले गए। तकरीबन रात के 11 बजे थे। पापा मम्मी के कमरे से फिर से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पापा माँ को मना रहे थे। माँ कह रही थी कि तुमने निशा को क्या कहा था? वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी बात मान लूँ। माँ ये बात कह रही थी कि पापा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और उनके साथ प्यार करने लगे। मैं ये सब देखकर मदमस्त हो गई थी। माँ की आवाज़ अब और तेज़ आने लगी थी। ये सब देखकर मेरा हाल बुरा होता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि काश कोई मेरे साथ भी फुटबॉल खिलाड़ी होता तो मैं भी गोल करती। इस तरह पापा मम्मी का मैच 20 मिनट तक चला और उसके बाद दोनों में सुलह हो गई। पापा बहुत खुश थे। फिर मैं अपने बेड पर वापस आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर ये मैच देखने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राहुल अपनी साली जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली,
इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। राहुल की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो राहुल झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते राहुल दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली जानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा जानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को भला कौन याद करता है। जानवी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए राहुल अपनी बीवी सुरभि के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद जानवी अपने पिता के साथ सुरभि से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं पर रुक गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। जानवी राहुल के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वो उससे खुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोच होने के चलते राहुल खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब जानवी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन सुरभि के कहने पर राहुल जानवी को घुमाने को लेकर गया। जब वो जानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो राहुल के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। जानवी के बदन के छू जाने से राहुल अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र जानवी के जिस्म पर पड़ी। राहुल को अपनी तरफ घूरता देख जानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए राहुल बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। जानवी तुम बहुत खूबसूरत हो। सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये तुम क्या कह रही हो। राहुल ने हैरानी से पूछा, हाँ जीजा जी, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। जानवी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी जानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। राहुल बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। ये कहते हुए जानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर राहुल कुछ पलों के लिए सिहर उठा था। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का भी ईमान डगमगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर जानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद सुरभि ने जानवी से पूछा, घूम आई जानवी, कैसा लगा जीजा जी के साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो क्या ही कहने। क्यों जीजा जी, खुशी से चहकते हुए जानवी ने सवाल कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से राहुल बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजा जी। ये कहते हुए जानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सुरभि नहीं देख पाई थी, पर राहुल का दिल धड़क गया था। रात के समय राहुल और सुरभि अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से जानवी की जोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में पहुंचे। जानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर सुरभि घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ जानवी, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, करहाते हुए जानवी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई सुरभि ने राहुल से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है,
तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, राहुल ने सुरभि से कहा। ये सुनकर सुरभि अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब राहुल ने जानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, जानवी बोली। तो फिर घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए राहुल ने कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि दवा ले आई और अपने हाथों से जानवी को खिला दी। फिर भी वो करहा रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए राहुल ने सुरभि से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं जानवी की देखभाल करूंगा। पहले तो सुरभि अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन राहुल के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद जानवी ने करहाना बंद कर दिया, मानो जैसे उसे आराम मिल गया हो। तब राहुल ने सोचा कि उससे कहकर वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वो जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल को गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या साली साहिबा, तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द का बहाना किया था। बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिखरते हुए राहुल ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ नहीं समझते। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। आप क्या चाहते हैं जीजा जी, क्या मैं यहाँ से बिना प्यार के ही वापस चली जाऊँ? थोड़ा झुंझलाते हुए जानवी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जानवी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? ये कहते हुए राहुल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई, लेकिन सुरभि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत भी कर सकती है। सुरभि खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। जानवी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे। जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर देते? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और एक अकेलापन है। जानता हूँ फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ जानवी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी जल्दी ही शादी करवा दूंगा। ये सब समझाते हुए राहुल ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ये कहते हुए जानवी एक बार फिर राहुल से लिपट गई। राहुल ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रुंधे गले से राहुल ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी जानवी राहुल का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी तो आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? ये कहकर जानवी ने अपना सिर झुका लिया।
क्यों नहीं माफ़ करूँगा, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। ये कहते हुए राहुल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। राहुल सोने के लिए जाह्नवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सुरभि कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व ज़रूर हो रहा था कि वो बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह जाह्नवी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए सुरभि से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर छोड़कर आओगे ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर सुरभि सोचने लगी कि क्या ये कल वाली वही जाह्नवी है या फिर कोई और। तो दोस्तों, और कोई राहुल की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। मेरे घर के पास में दुकान चलाने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर आता जाता था। आंखों आंखों में इशारे हुए और फिर वो सब हो गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अतुल है। वैसे मैं मेरठ में जॉब करता हूँ, पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और एक बहन है। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नज़दीक ही एक किराना की दुकान थी। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी और माँ बाप हैं। उनका मकान 2 मंजिल है। नीचे की मंजिल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 28 साल की होगी। मैं उसे भाभी कहता हूँ। उसका नाम चांदनी है। आधी से ज़्यादा भीड़ तो चांदनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से लगी रहती है। लोग चांदनी भाभी को देखने के लिए ही दुकान के सामान खरीदते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नज़रें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वो मुझे देखकर खुश होकर पूछ लेती, अरे अतुल भैया, आप मेरठ से कब आए हैं? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है ना। भाभी की बातें सुनकर मेरा मन खुश हो जाता था। उसे शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीना हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने का सोचा। पहला लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने घर से नज़दीक थोड़ी दूरी पर ही एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता। माँ से बात करके मैंने घर की कामवाली को अपने फ्लैट की साफ़ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वो हमारे घर और चांदनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वो हमारे घर में काम करके फिर चांदनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर सफाई करने के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि चांदनी भाभी दुकान पर ज़्यादा नज़र नहीं आती। फिर मोहल्ले के कुछ लड़कों से पता चला कि उसके पति को चांदनी का इस तरह दुकान पर काम करना पसंद नहीं आया। इसी वजह से अभी चांदनी भाभी के दुकान पर बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपनी कामवाली बाई को मेरे किराए के फ्लैट पर एक दूसरी कामवाली से चांदनी भाभी के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मेरे घर की कामवाली दूसरे कामवाली से कह रही थी
तुमने सुना है वो किराने की दुकान वाली चांदनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के लड़के के साथ पकड़ लिया था। दूसरी काम वाली बोली, अच्छा वैसे और क्या पता चला? तो काम वाली बोली, उसके पति ने उस लड़के को धमका कर भगा दिया और चांदनी को खींचते हुए घर ले आया। बाहर ज्यादा बवाल न हो जाए, सब शांति से निपटा दिया। अरे वो तो है ही ऐसी, इसी टाइप की औरत, थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये सब सुनकर तो चांदनी भाभी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूल की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से चांदनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी थी। इधर मेरे अंदर चांदनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ न कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया ये लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। चांदनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतज़ार कर लीजिए। मैं वहां खड़े होकर अपना सामान लगाने का इंतज़ार करने लगा। उसी समय भैया ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए आने को कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वो मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीज़ें उन्होंने भाभी को तोलकर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा। वो खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। चांदनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी, और कैसे हो, अभी यहाँ ही हो, मेरठ नहीं गए क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लगा हुआ है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूँ, जब कंपनी वाले बुलाएंगे तो जाऊँगा। चांदनी भाभी बोली, अच्छा फ्लैट ले लिया, ये तो सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज़ में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनकती आ गई थी। फिर वो बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेकर काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में चांदनी भाभी ने ग्राहक कम कर दिए और मैं और चांदनी भाभी ही रह गए थे। इस सब के बीच में चांदनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरा सामान की बोरी उठाते हुए कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, ये जो लिस्ट में 3 चीज़ें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया, आपका सामान पैक हो गया, बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं। कुछ और चाहिए? मैंने धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। चांदनी भाभी ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैंने खुद को संभालते हुए बोला, वो अमूल ताज़ा दूध पड़ा है ना आपके बाजू में, वो दे दो। चांदनी भाभी बोली, ओ अच्छा, ये वाला। इतने में उसका पति भी आ गया और उसने सब सामान की बोरी बांध कर मुझे दे दी। मैं वहाँ से वापस चल दिया। अब मेरे मन में चांदनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा था कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मैं दोपहर से लेकर देर रात तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना खाकर ही फ्लैट पर जाता था और यहीं पर सो जाता था। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बदलते हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था। सुबह चांदनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले जाता। फिर एक दिन भैया की जगह चांदनी भाभी दूध देने आए। मैंने पूछा, आज आप क्यों, भैया कहाँ हैं? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया है और वो अपने ही घर के अंदर हैं, इसलिए अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आया करूँगी। ये सुनकर मैं तो खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनने लगे थे। भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के यहाँ दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वो बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने चांदनी भाभी को आवाज़ लगाई और वो दूध देने ऊपर चली गई। मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया।
जिससे कि दूध फट गया। फिर चांदनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहने लगा, दूध तो फट गया है। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने को रखा था, फट गया है। इस बात पर चांदनी भाभी हंस दी। चांदनी भाभी बोली, ऐसे कैसे? मैंने तो चेक करके ताज़ा दूध पैक करके दिया था। मैं बोला, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लीजिए। भाभी किचन में गई और उसने गैस पर रखा हुआ फटा हुआ दूध देखा तो कहने लगी, अरे ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा देकर जाती हूँ। मैंने कहा, आप ही गर्म कर लेना इसे, नहीं तो कहोगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया है। चांदनी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के डोर में है। फिर वो पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वो मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बस गर्म कर रहा हूँ। चांदनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है। मैं बोला, अब इतना भी मत बनो, तुम्हें तो सब पता है। चांदनी भाभी बोली, लेकिन ये सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तुम्हारे पति तो कोविड के चलते घर में ही पड़े रहेंगे, वो नहीं आने वाले ढूंढने। और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा? भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है मुझे, मैं बाद में आती हूँ। मैं अब उसके आने का इंतज़ार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया। मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया था। कुछ देर बाद खाना खाकर मैं अपने फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो चांदनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढककर खड़ी थी। मैंने जल्दी से उसको अंदर बुला लिया और बाहर अपनी मुंडी निकाल कर इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं है। मैं अब काफ़ी खुश हो गया था कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई है। चांदनी भाभी और मेरी दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी और जब भी चांदनी भाभी को वक्त मिलता तो वो दूध देने के बहाने मेरे फ्लैट पर आ जाया करती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।